दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंक चुका है। आज चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने दिल्ली में चुनाव को लेकर घोषणा कर दी है। दिल्ली में 7 फरवरी को चुनाव होगा और 10 फरवरी को चुनाव की मतगणना होगी। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया। दिल्ली में 7 फरवरी को वोटिंग होगी और 10 फरवरी को नतीजों का ऐलान होगा। वीएस संपत ने बताया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान 7 फरवरी को और मतगणना 10 फरवरी को होगी। इसके लिए अधिसूचना 14 जनवरी को जारी कर दी जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 जनवरी होगी, जबकि नाम वापसी की तारीख 24 जनवरी। दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही आज से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। वहीं चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। तीनों पार्टियों ने चुनाव की घोषणा होने के बाद अपने चुनाव प्रचार और चुनाव की तैयारियों को और तेज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में दिल्ली की जनता किसको दिल्ली का मुखिया बनाती है। कैमरामैन रिंकू शर्मा के साथ ताबिश कमाल, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में घमासान का दौर हुआ शुरू। तारीखों की घोषणा के साथ ही तमाम दलों ने शुरू की अपनी सियासी हलचलें। तो नरेंद्र मोदी और साथ ही अरविंद केजरीवाल के बीच मुकाबले के साथ साथ अब कांग्रेस अजय माकन को सौंप सकती है दिल्ली की कमान। दिल्ली की चुनावी हलचल के बीच ही कांग्रेस ने भी इन चुनावों के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। पार्टी ने एक अहम फैसला लेते हुए अजय माकन को चुनाव प्रचार कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया है। वो नई दिल्ली या सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र में किसी एक स्थान से चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में अपनी गिरती साख को देखते हुए युवा चेहरे पर भरोसा जताते हुए पार्टी महासचिव और मुख्य प्रवक्ता अजय माकन को कमान सौंपी है। नई दिल्ली के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री माकन को ये जिम्मेदारी मिलने के बाद स्पष्ट हो गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित इस बार दिल्ली की राजनीतिक फलक से दूर रहेंगी। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली भी माकन की सहायक की भूमिका में नजर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के सहारे दिल्ली जीतना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस इस बार अजय माकन पर दांव खेल सकती है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शीला दीक्षित के बाद अगर ये पूरा चार्ज अजय माकन पर आता है तो शीला दीक्षित टीम का सफाया भी हो सकता है। कैमरा पर्सन रिंकू शर्मा के साथ मैं अभिषेक त्रिपाठी, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल की सियासी पारी पर ब्रेक लगाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दिल्ली में किसे सीएम उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में उतारेगी, ये दोनों ही पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में बीजेपी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि वो जनता के सामने किसे सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट करे। पिछले चुनाव में डॉक्टर हर्षवर्धन को पार्टी ने सीएम के तौर पर मैदान में उतारा था, तो लेकिन वो पार्टी की नैया पार नहीं लगा पाए। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो अरविंद केजरीवाल के सामने किसे मैदान में उतारे। सूत्रों की माने तो बीजेपी मोदी मंत्र पर चलते हुए 4 राज्यों के चुनावों की तरह बिना सीएम कैंडिडेट के ही चुनाव लड़ सकती है। अगर बात करें कांग्रेस की तो पार्टी के पास चुनाव में बड़े चेहरे का टोटा है। दिल्ली में कांग्रेस की कमान अरविंद सिंह लवली के पास जरूर है, लेकिन वो भी शीला दीक्षित जितने दमदार नहीं माने जाते हैं। देश भर में मोदी का मैजिक चल पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिल्ली में भी क्या कमल खिलेगा, इस पर सवाल उठना लाजमी है। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की 8 सीटों में से 5 पर बीजेपी का कब्जा रहा। इसको बड़ी जीत के संकेत दिए जा रहे हैं और कांग्रेस 2 पर ही सिमट कर रह गई। वहीं आम आदमी पार्टी को 1 ही सीट मिल सकी। इस चुनाव में 46% से अधिक मतदान हुआ। इस चुनाव को दिल्ली विधानसभा चुनाव को ट्रेलर के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली वालों की तरफ से अच्छे संकेत मिल रहे हैं। दिल्ली छावनी परिषद के चुनाव में भाजपा ने सबसे ज्यादा सीटें जरूर बटोरी हैं, लेकिन उसे 1 सीट का नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने भी उलटफेर करते हुए 1 सीट पर कब्जा कर लिया है। छावनी की 8 सीटों में से 5 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस, जबकि 1 पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माने जा रहे छावनी परिषद के चुनाव में अब तक आए नतीजों के मुताबिक वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप तंवर ने जीत हासिल की है। ऐसा माना जा रहा था कि इस चुनाव में आप अपना खाता खोल सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। आपने वार्ड नंबर 5 में हुए त्रिकोणीय मुकाबले में जीत हासिल की है। आपके उम्मीदवार नंद किशोर बेनीवाल ने जीत हासिल की है। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड की सभी 8 सीटों पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। इस चुनाव के जरिए
तीनों दल अपने मतदाताओं का मूड भांपेंगे। चुनाव के नतीजों से अपने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। अब ये देखना होगा किस पार्टी को जनता पसंद करती है और दिल्ली के सिंहासन पर बैठाती है। कैमरामैन संजय कुमार के साथ खालिद मुस्तफा, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। दिल्ली में विधानसभा के मध्यावधि चुनावों का ऐलान हो चुका है और अब 10 फरवरी को मतदान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले दिल्ली की केंद्र सरकार ने इस वक्त सरकारी कर्मचारियों को प्रभावित करने के लिए या कहा जाए सीधे अट्रैक्ट करने के लिए बेसिक वेतन में इजाफे की बात कही है। दिल्ली में आज जहां चुनाव का ऐलान किया गया तो इससे ठीक पहले दिल्ली सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए खास तोहफे का ऐलान भी कर दिया है। केंद्र ने दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवा में कार्यरत सभी कर्मियों की वेतन वृद्धि के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। इस फैसले के मुताबिक DASS और स्टेनो कैडर दोनों को ही फायदा मिलेगा। दिल्ली सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद DASS ग्रेड 2 और स्टेनो ग्रेड 2 का बेसिक वेतन 5,000 से 8,000 को बढ़ाकर 5,500 से लेकर 9,000 रुपए तक कर दिया गया है। ये वृद्धि आंशिक रूप से 1 फरवरी 1996 से प्रभावी होगा, जबकि 12 दिसंबर 2006 से इसे वास्तविक रूप से प्रभावी कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के किए गए प्रस्ताव को मंजूर करने के बाद अब इसको सीधे वोट प्रतिशत को प्रभावित करने वाला फैसला करार दिया जा रहा है। जहां इससे एक बार फिर से दिल्ली के अधीनस्थ काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी प्रभावित होंगे, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने इस फैसले को सीधे वोट की राजनीति से जोड़कर देखा। कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ मैं कुणाल गोस्वामी, गुलिस्तान न्यूज, दिल्ली। 28 दिसंबर को लापता हुए एयर एशिया के विमान से जुड़ा एक अहम खुलासा हुआ है। 2 सप्ताह के बाद खोजी दल को अब इस विमान से जुड़ा ब्लैक बॉक्स मिल चुका है और साथ ही कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है। और कहा जा रहा है कि जो ब्लैक बॉक्स है वो काफ़ी अच्छी हालत में है। तो उम्मीद की जा रही है कि किन कारणों से विमान लापता हुआ, ये जानकारी जल्द ही हासिल हो जाएगी। एयर एशिया के विमान QZ 850 के दुर्घटनाग्रस्त होने के 2 सप्ताह बाद खोजी दल को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। खोजी दल को इस विमान का ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है। इसके मिलने के बाद अब इस विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता चल सकेगा। इंडोनेशिया अथॉरिटी के मुताबिक फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर अच्छी हालत में है। इसको जांच के लिए जकार्ता भेजा गया है। वह इंडोनेशिया नेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के चीफ बांग सोलेस्ट्यू के मुताबिक ब्लैक बॉक्स दुर्घटनाग्रस्त विमान के विंग से मिला है। 162 यात्री इस विमान में सवार थे और उम्मीद की जा रही थी कि ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद जानकारी हाथ लगेगी। लेकिन जो वॉइस रिकॉर्डर साथ में मिला है कॉकपिट, उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि कोई जानकारी उसे मिले, मुश्किल लग रहा है। लेकिन अब सबकी निगाहें टिकी है कि हादसे के कारणों का जल्द से जल्द पता लगे। दिल्ली से गुलिस्तान न्यूज के लिए प्रियंका चौधरी। यूपी के मुजफ्फरनगर में आशाराम के नौकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि अभी तक पुलिस आरोपियों का पता नहीं लगा पाई। दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद कथावाचक आसाराम के आश्रम में 6 साल तक रसोइया रहे अखिल गुप्ता को मुजफ्फरनगर में स्कूटर सवार अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भून दिया। अखिल बहुचर्चित आसाराम मामले में सरकारी गवाह था। उसकी स्थानीय स्तर पर किसी से दुश्मनी उजागर नहीं हो पाई है, इसलिए हत्याकांड को लोग आसाराम प्रकरण से जोड़कर भी देख रहे हैं। रविवार देर शाम अखिल अपनी डेयरी से स्कूटर पर सवार होकर घर लौट रहा था। जानसठ रोड पर हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और गोली लगने से अखिल लहूलुहान होकर गिर गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। अखिल गुप्ता नाम का नौकर आशाराम केस में सरकारी गवाह भी बना था और पुलिस उसे पूछताछ के लिए गुजरात भी ले गई थी। लेकिन हत्यारे कौन है, अभी तक इस बात का पुलिस पता नहीं लगा पाई है। कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं सतीश शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, दिल्ली। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से नताइज सामने आए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मैंडेट नहीं मिला कि वो अपने बलबूते पर हुकूमत बनाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाना पड़ा। राज्यपाल शासन लगने के साथ ही फरवरी में होने जा रहे राज्यसभा के चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सोर्सेज के हवाले से जो खबर मिली है वो यही है कि फरवरी में जिन 4 सीट्स के लिए जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव होने जा रहा है, जब तक गवर्नर रूल एनफोर्स जम्मू कश्मीर में रहेगा तब तक ये चुनाव नहीं हो सकते हैं। रियासत जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए और उसके बाद इन चुनावों के परिणाम भी आए, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और नतीजा ये रहा कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगाना पड़ा। आपको बता दें कि चुनावों के बाद ही अब राज्य में फरवरी में राज्यसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जब तक राज्यपाल शासन लगा हुआ है तब तक राज्यसभा चुनावों का होना कहीं न कहीं धूमिल होता जा रहा है।
गौर हो कि इस बार राज्य के दिग्गज नेता राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर सैफुद्दीन सूद, फॉर्मर सीएम गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े नेता भी इन चुनावों में खड़े हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि अगर फरवरी में ये चुनाव नहीं होते तो इन दिग्गजों की रिटायरमेंट के बाद तब तक राज्य में प्रतिनिधित्व नहीं होगा, जब तक जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन नहीं हटता। तो कुल मिलाकर जब तक राज्यपाल शासन नहीं हटता तब तक राज्यसभा चुनावों पर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सकता। अगर राज्यसभा की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण चेहरे जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिनमें प्रोफेसर सैफुद्दीन सूद जो JKPCC के चीफ है और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ 2 नेता गुलाम नबी रतनपुरी और मोहम्मद शफी उड़ी ये रिप्रेजेंट कर रहे थे राज्यसभा को जम्मू कश्मीर में। लेकिन अगर फरवरी में ये चुनाव नहीं होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जब इनकी रिटायरमेंट होगी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में तब तक नहीं होगी जब तक गवर्नर रूल जम्मू कश्मीर से नहीं हटता है। 12 घंटे 12 रिपोर्टर के लिए श्रीनगर से कैमरा पर्सन सईद मंजूर के साथ इशफा गौहर, गुलिस्तान न्यूज। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ सटे गांव में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर बसाने के लिए भाजपा ने एक मर्तबा फिर कवायद तेज कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के बसोली से विधायक चौधरी लाल सिंह ने इस बात का जिक्र किया है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक बाकायदा सेफर प्लेस पर उनके लिए एक कॉलोनी बनाई जानी चाहिए और उस कॉलोनी में सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए, शिक्षा, सड़क, पानी जैसी सुविधाएं दी जानी चाहिए। आपको बताते चले कि जैसे जब जब सीजफायर का उल्लंघन होता और इन परिवारों को वहां से पलायन करके बाहर आना पड़ता है, सुरक्षित जगहों पे आना पड़ता है और उन जगहों पे सरकारी इमारतों में शिविर बनाया जाता है, उन शिविरों में उनको ठहराया जाता है। लेकिन अब ये स्थायी कॉलोनी बनाने की मांग उठी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इसको पहले भी मांग करती रही है, लेकिन पिछली सरकार ने इनकी मांगों को इग्नोर किया। जब जब इंटरनेशनल बॉर्डर पर सीजफायर उल्लंघन होता है तो यहाँ से सटे स्थानीय लोगों को पलायन करना पड़ता है और उन्हें सुरक्षित ठिकानों की तलाश भी करनी पड़ती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों की सुरक्षा के लिए अब कवायद तेज कर दी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के बसौली से विधायक चौधरी लाल सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि बाकायदा उनकी सुरक्षा के लिए एक सेफर कॉलोनी बनाई जाए और उसमें सभी सुविधाएं भी दी जाएं। बता दें कि जब जब सीजफायर उल्लंघन होता है तो सरकार द्वारा शिविर बनाए जाते हैं और इन शिविरों में इन लोगों को रहना पड़ता है। लेकिन अब स्थायी कॉलोनी की मांग जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि 3100 कनाल जमीन इसके लिए अलॉट की गई है और सेफर प्लेस पर 5-5 मरले के प्लॉट भी दिए गए हैं ताकि वो बेखौफ होकर अपना जीवन गुजर बसर कर सकें। दरअसल आज चौधरी लाल सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया। हालांकि इससे पहले पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि 3100 कनाल जमीन आइडेंटिफाई की गई है, जिसमें 5000 परिवारों के लिए सेफर प्लेसेस पे 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएंगे। इसके अलावा लाल सिंह ने यह भी कहा कि गुलाम नबी आज़ाद द्वारा कांग्रेस द्वारा बिना शर्त समर्थन देने का असल मकसद यह है कि उनकी राज्यसभा की सीट का समय हो चुका है और वो चाहते हैं कि रियासत में पीडीपी की समर्थन कर पीडीपी और कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार बने और ताकि एक मर्तबा फिर वो राज्यसभा में अपना स्थान पा सके या राज्यसभा के मार्फत वो एक मर्तबा फिर एमपी बने रहें। 12 घंटे 12 रिपोर्टर के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ विनोद, जम्मू से।